नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का धुरीना के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। और चलिए, हमने शुरुआत कर दी थी शीतकाल का दौर नाम से चैप्टर पढ़ रहे थे 12th क्लास की पॉलिटी से रिलेटेड। पार्ट फर्स्ट जो है अपने यहाँ पाठ्यक्रम में जो लगता है, तो उसका हम शीतकाल के बाद शीत युद्ध जो था उस युद्ध के बारे में पढ़ रहे थे। क्योंकि मैंने पिछले क्लास में आप सब लोगों के समक्ष स्पष्ट कर दिया था कि शीत युद्ध एक तरीके की हथियारों की लड़ाई नहीं थी, विचारों की लड़ाई थी। और उनका दो देशों के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता था। एक की तरफ जो उसमें अमेरिका था और दूसरे की तरफ उसमें रशिया था। तो रूस और अमेरिका के बीच में जो वर्चस्व की लड़ाई को लेकर उनके विवाद जो चल रहा था ना, उसको शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब अगर हम इस लेसन के बारे में देखें तो पिछली क्लास में हमने क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में पढ़ लिया था। क्यूबा मिसाइल संकट क्या हुआ था कि रशिया के साम्यवादी सोच का जो एक देश था, क्यूबा अमेरिका के नजदीक पड़ता था, और रूस ने उस क्यूबा के अंदर मिसाइलों को एडजस्ट कर दिया कि जिससे कल को अगर कोई लड़ाई हो जाए तो रूस से मिसाइलों का जो वहां वार करना है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस वक्त मिसाइलों की मारक क्षमता इतनी ज्यादा थी नहीं, जबकि क्यूबा की सीमा से अमेरिका नजदीक पड़ता है और डायरेक्ट वहां मार करी जा सकती है। क्यूबा का मिसाइल संकट ये बिंदु पढ़ लिया था हमने, ठीक तरीके से पढ़ा था। और उसके बाद में इस क्लास का जो दूसरा पॉइंट था, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। दो ध्रुव है, ध्रुव का मतलब यहाँ किससे हो गया, एक साइड में अमेरिका था जो पूंजीवादी सोच रखता था, और दूसरी साइड में कौन था, रशिया था जो साम्यवादी सोच रखता था। तो दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ इसके अंदर हम देखेंगे। देखिए इसके अंदर जो क्या लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पर कि दोनों महाशक्तियां विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। अब दोनों महाशक्तियां उस वक्त की कौन सी थी, एक का नाम अमेरिका था और एक का रूस था। और दोनों ही अपना अपना असर बढ़ाने के लिए दुनिया के बाकी जो देश थे उन देशों को अपने अपने खेमे में शामिल करना चाहते थे। दुनिया दो गुटों के बीच बहुत स्पष्ट रूप से बट गई थी, मतलब एक अमेरिका का गुट था और एक रूस का गुट था। ऐसे में किसी भी मुल्क के लिए एक रास्ता यह था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ा रहे और दूसरी महाशक्ति तथा उसके दूसरे गुट के जो देश थे उनके प्रभाव से बच सके। तो इसका मतलब यह था हर देश पर यह नियम लागू होता था, हर देश पर मजबूरी हो गई थी हर एक देश की कि या तो वो अमेरिका के गुट में शामिल हो जाए या फिर वो किसके गुट में शामिल हो जाए, रूस के गुट में शामिल हो जाए। क्योंकि अगर कल को कोई लड़ाई हो गई तो जिस गुट से जुड़ा हुआ है उस गुट से उसको समर्थन मिल सकता है, सहयोग मिल सकता है। और देखिए 1971 की जब भारत पाकिस्तान की हम लड़ाई की बात करते, जब बांग्लादेश का जन्म हुआ था उस वक्त भारत के साथ ऐसा ही हुआ था। पाकिस्तान ने अमेरिका से सहायता मांगी, अमेरिका की फौज हिंद महासागर में आ गई, नौसेना। तो उस चीज का बदला लेने के लिए तुरंत जो रूस का झाजी बेड़ा है वो हिंद महासागर में अमेरिका के सामने आ गया। स्पष्ट तौर पर अमेरिका को कहा गया या तो आप वापस जाओ, अन्यथा तो हम आपके पहले भारत के साथ आपको बाद में युद्ध करना होगा, पहले हमारे साथ युद्ध करना होगा। और अमेरिका उस भय से वापस चला गया। परस्पर विरोधी गुटों की अपेक्षा छोटे देशों ने महाशक्तियों के साथ अपने अपने जुड़ाव का इस्तेमाल निजी हित में किया। कहने का मतलब छोटे छोटे जो देश थे ना, तो उन्होंने अपनी निजी सुरक्षा के लिए, अपने खुद के फायदे के लिए ये काम किया कि वो कोई न कोई गुट से जुड़ गए। कुछ देश जो है रूस के साथ जुड़ गए, कुछ देश है अमेरिका के साथ जुड़ गए। इन दोनों को स्थानीय प्रतिद्वंदी देशों के खिलाफ सुरक्षा का वायदा मिला। अब कहने का मतलब अगर इन देशों के साथ अगर कोई दूसरा देश लड़ाई करेगा और दूसरे गुट का है तो वो अमेरिका या रूस में से कोई एक देश इसकी सुरक्षा करेगा। अगर दोनों देश सेम गुट के हैं तो उनके बीच में दोस्ताना व्यवहार रहेगा। जैसे मैं मान लीजिए मैं बताता हूँ कि भारत और नेपाल किसके साथ मिले हुए हैं, रूस के साथ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान किसके साथ मिले हुए हैं, अमेरिका के साथ। अब भारत पर अगर अफगानिस्तान या पाकिस्तान में कोई आक्रमण करेगा तो रूस आके भारत की सहायता करेगा। और भारत और नेपाल में लड़ाई होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो दोनों एक ही गुट के सदस्य हैं। महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया दो खेमों में बट जाने का खतरा पैदा हो गया। मतलब दुनिया के दो हिस्से हो गए, एक रूस का और एक भारत का, अमेरिका का। यह विभाजन सबसे पहले यूरोप में हुआ। अब इस तरीके से इस संगठन के जो सदस्य बनने वाले जो देश थे ना, वो यूरोप महाद्वीप से सदस्य बनने लगे। पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया, जबकि पूर्वी यूरोप सोवियत खेमे में शामिल हो गया। इसलिए एक खेमे पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन भी कहलाते हैं। अब यूरोप महाद्वीप को जब आप देखोगे तो पश्चिमी जो देश है, कहने का मतलब फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल, ये जो देश है ये किसमें शामिल हो गए, अमेरिका में शामिल हो गए। और पूर्वी जो देश है उन देशों की जो निकटता किसके साथ थी, रूस के साथ थी, तो ये रूस के साथ शामिल हो गए। पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया। अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना हुई, जिसमें 12 देश शामिल हो गए।
अब देखिए अमेरिका वाले जो देश थे ना, वो देश अमेरिका के संगठन वाले हैं, उन देशों ने एक संगठन बनाया और उस संगठन का नाम उन्होंने क्या रखा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना हुई। प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है कि नाटो संगठन की स्थापना कब हुई, तो नाटो संगठन की स्थापना कब हुई थी, नाटो संगठन की स्थापना हुई थी अप्रैल 1949 में। एक प्रश्न सॉरी अप्रैल 1949 के अंदर इनकी स्थापना हुई थी। एक प्रश्न इस रूप से पूछा जा सकता है कि इस संगठन का पूरा नाम क्या है, तो देखिए नाटो, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो उत्तरी अटलांटिक सहयोग संधि नाम से एक संगठन बनाया गया। तो ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, थोड़ा सा इस बारे में ध्यान रखना। तो इस संगठन की स्थापना अप्रैल 1949 में हुई और इस संगठन का जो नाम है वो क्या रखा गया, नाटो। इस संगठन के अंदर कितने सदस्य शामिल थे, 12 सदस्य देश शामिल थे। संगठन ने घोषणा की, अभी देखिए इस संगठन ने क्या घोषणा की, तो इसके बारे में जानेंगे हम। तो इसमें देखिए ये जो कलर दिख रहा है ना आपको, पीला कलर जो दिख रहा है, ये जो मैप है, तो इस मैप के ये जो देश हैं ये सारे के सारे नाटो के अंदर शामिल थे। ये इंग्लैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, या हम नॉर्वे की बात करें तो ये नाटो के सदस्य थे। इधर ग्रीस हो गया, इधर अंकारा तुर्की हो गया, और ये जो बाकी थे ये रूस तो है ही, तो ये पोलैंड की बात करें, प्राग चेकोस्लोवाकिया की बात करें, जर्मनी की बात करें, तो ये किसमें थे, वार्सा पैक्ट सदस्य थे। वार्सा पैक्ट है अमेरिका के पक्ष वाले देश है, उन्होंने अपना एक संगठन बनाया, उसका नाम नाटो था। रूस वाले देश के संगठन के जो देश थे उन्होंने एक नया एक्ट संगठन बनाया, उसका नाम क्या था, वार्सा था। ठीक है, तो अब देखिए इन देशों ने क्या निर्णय लिया कि उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप, अब यूरोप महाद्वीप के जो नाम हमने पढ़े ना, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो पुर्तगाल हो, चाहे वो इटली का हो, चाहे वो स्पेन का हो, चाहे वो तुर्की की बात करें, तो इन देशों पर यदि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में किसी एक पर भी हमला होता है तो उस संगठन में शामिल सभी देश अपने अपने ऊपर हमला मानेंगे। अब नाटो में 12 सदस्य हैं, ठीक है, हमारी लड़ाई है ब्रिटेन के साथ। मान लीजिए भारत ने ब्रिटेन पर हमला कर दिया, तो वो एक ब्रिटेन पर नहीं होगा, वो पूरे के पूरे संगठन पर हमला माना जाएगा, और बदले में भारत के तरफ से, भारत के साथ लड़ने के लिए एक अकेला इंग्लैंड नहीं आएगा, उन 12 देशों की सेनाएं भी आएगी। तो ये इस प्रकार के संगठन बन गए थे। नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। इस प्रकार के पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए इसके अंदर ये है कि नाटो ने तो अपना संगठन बना लिया और पूर्वी देशों ने अपना संगठन बना लिया, जिसको किस नाम से जाना जाता है, वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है। अब इसकी अगुवाई सोवियत संघ ने की, इसकी स्थापना सन 1955 में हुई। तो देखिए यहाँ नाटो की स्थापना अप्रैल 1949 में, और वार्सा की स्थापना कब हुई थी, 1955 में। नाटो का समर्थन कौन करता था, अमेरिका करता था, पश्चिमी यूरोप के देश थे। वार्सा का समर्थन कौन करता था, रूस करता था। ठीक है, वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है। इसकी अगुवाई सोवियत संघ ने की, इसकी स्थापना सन 1955 में, और इसका मुख्य काम क्या था, नाटो में शामिल यूरोपीय देशों का मुकाबला करना। कि नाटो के अंदर जो 12 देश थे पश्चिमी यूरोप के, जिनका नेता अमेरिका था, उन देशों के खिलाफ लड़ाई करना, उन देशों के अगेंस्ट, उन देशों के विरोध में लड़ाई करना, इस वार्सा एक्ट का क्या था, मुख्य उद्देश्य। शीत युद्ध के दौरान अंतरराष्ट्रीय गठबंधनों का निर्धारण महाशक्तियों की जरूरतों और छोटे देशों के लाभ हानि के गणित से होता था। मतलब ये जो संगठन बनते थे ना, या तो अमेरिका बनवाता था या रूस बनवाता था, वो अपने फायदे के लिए बनवाते थे, और छोटे देश अपनी जरूरतों के लिए बनाते थे। छोटे देशों को तो जरूरत थी, अमेरिका और रूस को इसमें बेनिफिट होता था, फायदा होता था।
जैसा कि ऊपर बताया गया, महाशक्तियों के बीच तनातनी का मुख्य अखाड़ा यूरोप बना। अब देखिए, अमेरिका इधर से आ जाता है अटलांटिक महासागर से, रूस इधर से चला जाता है। बीच में ये जो विवाद होते थे, लड़ाई होते, सभा सम्मेलन होते, तो इनकी लड़ाइयां कहाँ होती थी? यूरोप महाद्वीप में होती थी। अब लड़ाई का मतलब इनकी हथियारों से नहीं लड़ाई होती थी, विचारों की लड़ाई होती, वो यूरोप महाद्वीप में होती थी। कुछ एक मामलों में यह हुआ भी, महाशक्तियों ने अपने अपने गुट में शामिल करने के लिए कुछ देशों पर अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। मतलब जो कोई देश इस शक्तियों की या जो इन संगठनों में शामिल नहीं होता था ना, तो उन देशों को मिलाने के लिए, छोटे छोटे देशों को मिलाने के लिए उन्होंने किसका उपयोग किया? पावर का उपयोग किया। पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ की दखलंदाजी इसका उदाहरण है। अब ज्यादातर ये नीचता किसने करी थी? अमेरिका ने नहीं करी थी, उस वक्त रूस ने करी थी। रूस के नजदीक जो पूर्वी यूरोप के देश लगते थे, रूस के पड़ोसी देश थे, वो अगर अमेरिका की तरफ मिलना चाहते तो उन पर आक्रमण करके, उनको डरा के, धमका के, उनका व्यापार रोक के, और रूस अपनी तरफ कर लेता था उनको। सोवियत संघ ने पूर्व में अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। इस क्षेत्र के देशों में सोवियत संघ की सेना की व्यापक उपस्थिति ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपना प्रभाव जमाया कि यूरोप का पूरा पूर्वी हिस्सा सोवियत संघ के दबदबे में रहे। मतलब उन छोटे छोटे जो देश थे ना, उन सारे देशों में अपनी अपनी फौज भेज दी। जैसे आजकल आप देखते हो अफगानिस्तान में अमेरिका ने भेज रखी है। अच्छा सर, फौज क्यों भेजी? फौज इसलिए भेजी दोस्तों कि ये जो देश है, ये गलती से भी या अपनी मर्जी से रूस के विरुद्ध कोई काम नहीं कर सके, रूस को छोड़ के अमेरिका की तरफ ना चले जाए। इसलिए पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा पश्चिमी एशिया में अमेरिका ने गठबंधन का तरीका अपनाया। अब देखिए, पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया, ये जो म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, जापान, वियतनाम, ये जो देश है ना, यहाँ अमेरिका ने अपना असर जमाया। इसके साथ साथ दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया मतलब भारत वाला इलाका जो है उसमें, तथा पश्चिमी एशिया, पश्चिमी एशिया का मतलब हो गया इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, ये जो मुसलमानों वाले देश है इनके अंदर। इन गठबंधनों को दक्षिणी पूर्वी एशियाई सहयोग संगठन शैटो और केंद्रीय संधि संगठन शेंटो के नाम से, अब CNTO, तो केंद्रीय संधि संगठन शेंटो के नाम से, और साउथ ईस्टर्न एशियाई ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम हो जाएगा साउथ ईस्टर्न एशियाई ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी एशियाई संधि संगठन कहा जाता था। इसके जवाब में सोवियत संघ तथा साम्यवादी चीन ने इस क्षेत्र के देशों मसलन उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक के साथ अपने संबंध मजबूत किए। अब देखिए, जब यूरोप में ज्यादा दादागिरी रूस की हो गई, एशिया महाद्वीप में किसकी हो गई? अमेरिका की हो गई। अफ्रीका महाद्वीप आज के दिन भी गरीब है, उस वक्त भी वो गरीब थे, उनको कोई मतलब नहीं था। मतलब वो जानते नहीं थे बेचारे कि क्या शीत युद्ध होता है, क्या पूंजीवाद होता है, क्या साम्यवाद होता है। जंगलों में रहना, पशु चराना और ये मतलब जानवरों को मार के खा लेना, ये इनका काम आज भी है। तो आज से 70 साल पहले तो वो इनके बारे में जानते भी नहीं थे, तो उन देशों की तरफ कोई नहीं गया। अब एशिया में अमेरिका था, यूरोप में रूस था। अब रूस का सहारा देने के लिए एक और नया देश खड़ा हो गया जिसका नाम था चीन। तो चीन ने क्या किया, जो एशिया महाद्वीप में के देश अमेरिका की तरफ जा रहे थे, उनके विरुद्ध में जो देश थे उनको अपनी तरफ मिलाना शुरू कर लिया। जैसे पाकिस्तान अमेरिका की तरफ गया, तो पाकिस्तान की ज्यादा लड़ाई किसके साथ होती थी? भारत की तरफ साथ होती थी। भारत की को किस तरफ मिलाना शुरू कर दिया? रूस की तरफ। जब दक्षिणी कोरिया अमेरिका की तरफ गया, तो उत्तरी कोरिया देश को अपनी तरफ मिला लिया। शीत युद्ध के कारण विश्व के सामने दो गुटों के बीच बढ़ जाने का खतरा पैदा हो गया। ऐसी स्थिति में औपनिवेशिक शासन, औपनिवेशिक शासन का मतलब ऐसे देश जो इंग्लैंड के द्वारा गुलाम थे, जैसे भारत, मसलन ब्रिटेन और फ्रांस के चंगुल से मुक्त हुए। मतलब सीधी सी बात, अभी 1945 के बाद का टाइम है, तो 47 में भारत आजाद हो गया, 48 में श्रीलंका आजाद हो गया, इंडोनेशिया आजाद, 52 में ताइवान आजाद हो गया। तो फ्रांस और इंग्लैंड से, मतलब हम पर तो अंग्रेज राज करते थे। कुछ ऐसे देश हैं जो दक्षिणी एशिया के, दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश हैं, ये वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, तो इन पर कौन राज करता था? फ्रांस राज करता था। चुंगल से मुक्त हुए 9 स्वतंत्र देशों को चिंता हुई कि कहीं वे अपनी इस आजादी को पाने के साथ खो ना बैठे। तो यहाँ एक बड़ी समस्या होगी। नए नए देश आजाद हुए थे, जैसे भारत देश, तो भारत ने सोचा यार अमेरिका की तरफ जाऊं या रूस की तरफ। तो मान लीजिए उसने सोचा कि मैं रूस की तरफ चला जाता हूँ, तो उसको टेंशन हुई कि अमेरिका मेरे पर आक्रमण करके, और मैं तो अभी जल्दी जल्दी इंग्लैंड से आजाद हुआ हूँ, कहीं अमेरिका का गुलाम ना बन जाऊं। और ये चिंता अकेले भारत की नहीं थी, बहुत सारे उस वक्त 1940 से लेकर 1950 के बीच में कई देश आजाद हुए थे। उन सारे देशों की ये चिंता थी कि 200-300 साल के बाद में तो हम आजाद हुए हैं, और आजाद होने के बाद में अब अगर किसी एक संगठन के साथ जुड़ जाएंगे तो दूसरा संगठन हम पर आक्रमण कर देगा और फिर शायद हम दोबारा भी गुलाम हो जाए। तो उनको एक बड़ी चिंता हुई।
गठबंधन में भेद पैदा हुए और बड़ी जल्दी उनमें दरार पैदा हो गई। साम्यवादी चीन की 1950 के दशक के उत्तरार्ध का मतलब होता है लास्ट में सोवियत संघ से अनबन हो गई। अब देखिए चीन जो था, चीन की सेटिंग किसके साथ अच्छी थी? सोवियत संघ के साथ बहुत अच्छी सेटिंग थी। तो चीन की और सोवियत संघ की आपस के अंदर क्या हो गई? तनातनी हो गई। कहने का मतलब उनके बीच में विवाद उत्पन्न हो गया। अब उनके बीच में जो विवाद उत्पन्न हो गया तो सोवियत संघ का गुट कमजोर हो गया। भाई उनका एक बहुत बड़ा देश था उसके गुट का, चीन है, तो वो 1969 में 1950 के 10 के उत्तरार्ध में, कहने का मतलब 47-48 में इसकी गड़बड़ हो गई। सन 1969 में उन दोनों के बीच एक भूभाग पर आधिपत्य को लेकर छोटा सा युद्ध भी हुआ। भाई एक पार्टी के दो देश थे। 1969 की बात है। वहां एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था दक्षिणी चीन सागर के अंदर, जैसे आप वियतनाम देश मान सकते हो, उसके आसपास एक इलाका था, जमीन का द्वीप था, जैसे अपना अंडमान निकोबार ऐसा। उस भूभाग के कब्जे को लेकर इन दोनों देशों के बीच में लड़ाई हुई। तो अच्छे दोस्तों के बीच में लड़ाई होगी, इसका अमेरिका ने फायदा उठाया, क्योंकि ये गुट तो अपने आप में कमजोर हो गए। इस दौर की एक महत्वपूर्ण घटना गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास है। इस आंदोलन ने नव स्वतंत्र राष्ट्रों को द्विध्रुवीय विश्व की गुटबाजी से अलग रहने का मौका दिया। इस बात को सुन लीजिए, क्या मामला है। महत्वपूर्ण घटना क्या है? गुट निरपेक्ष आंदोलन। इस आंदोलन में नव स्वतंत्र राष्ट्रों को दो ध्रुवीय व्यवस्था की गुटबाजी से अलग रहने का मौका दिया। ये गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है? अब देखिए, एक अमेरिका था, अमेरिका का गुट। एक क्या था? रूस का गुट था, सोवियत संघ उसको बोला जाता है। ठीक है। अब कई सारे देश हैं ऐसे बच गए थे, ये ना तो इसके अंदर जाना चाहते थे और ना ही ये इसमें जाना चाहते। और ये कौन से देश थे? नव स्वतंत्र देश, मतलब अभी आजाद हुए वो देश, नव स्वतंत्र देश। इनको हालांकि पर्दे के पीछे तो ये काम करना पड़ता था, पर ये जाना चाहते नहीं थे। तो इन्होंने सोचा कि यार हम क्या कर लें, एक नया गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष का मतलब जो किसी भी गुट का सदस्य ना हो, ना तो वो इस गुट का सदस्य हो अमेरिका वाले का, और ना ही वो सोवियत संघ के गुट का सदस्य हो। तो एक नया हम आंदोलन करें, कहने का मतलब ना हम अमेरिका के साथ जाएंगे और ना ही किसके साथ जाएंगे, रूस के साथ। हम अपना एक नया संगठन बनाएंगे जिसमें अमेरिका और रूस दोनों की दादागिरी ना हो। इसको गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर महाशक्तियों को अपना गुट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर अपने परमाणु हथियारों और अपनी स्थायी सेना के बुते महाशक्तियां इतनी ताकतवर थी कि एशिया तथा अफ्रीका और यहाँ तक यूरोप के अधिकांश छोटे देशों की साझी शक्ति का भी उनसे कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन यह हमें समझने की जरूरत है कि छोटे देश निम्न कारणों से महाशक्तियों के बड़े काम के थे। अब देखिए, इसके अंदर प्रश्न ये उठेगा कि ये अमेरिका जो था, तो इसने कम से कम यूं मान के चलिए अपने साथ तो 100 देश जोड़ लिए। रूस ने अपने साथ कितने देश जोड़ लिए? 50 देश जोड़ लिए। अब प्रश्न उठेगा, भाई इनके साथ पावर थी, इनके पास हथियार थे, तो ये 100 देशों का क्यों वजन ढो रहा था, ये 50 देशों के साथ क्यों मिल रहा था? और वो भी इतने छोटे छोटे देश थे कि भाई एक हाथी है, वो अगर शेर का मुकाबला करेगा तो चुहिया उसका क्या सहारा दे सकती है, ऐसा हालत हो गई थी। एक चिंटी शेर को क्या सहायता दे सकती है, एक गिलहरी जो है वो हाथी की क्या समर्थन कर सकती है? तो इतने छोटे छोटे देशों को उन्होंने क्यों जोड़ा था? तो यहाँ हम बातचीत करेंगे क्यों जोड़ा था, इसके कारण आपको बताए गए। ये प्रश्न हो सकता है कि अमेरिका या रूस के गुट में छोटे देशों के शामिल होने को लेके, शामिल होने के पीछे क्या कारण थे? तो देखो यहाँ एक नंबर, महत्वपूर्ण संसाधन जैसे तेल और खनिज। देखो इन सारे देशों के अंदर क्या है, नीचे जमीन से खनिज निकलते थे, और उसमें तेल, पेट्रोल, डीजल भी बहुत ज्यादा निकलता था, और इसके साथ साथ और दूसरे खनिज भी निकलते थे। दूसरा, भू क्षेत्र, ताकि यहाँ से महाशक्तियां अपने हथियारों व सेनाओं का संचालन कर सके। अब देखिए मैंने आपको उदाहरण दिया था ना। दूसरा फायदा इन्होंने अपना ये देखा कि अगर छोटे देशों को हम शामिल करेंगे, तो छोटे देशों को शामिल करेंगे, ये अमेरिका हो गया, ये रूस हो गया,
अब देखिए रूस यहाँ से अगर आक्रमण करता तो बहुत दूरी होगी, तो रूस ने सोचा कि यार मेरे को यहाँ अगर कोई देश मिल जाए तो मैं मेरे सारे हथियार ले जाके यहाँ रख लूंगा, और देश मिल गया जिसका नाम क्या था, क्यूबा। और कल को अगर लड़ाई करनी पड़ी तो मैं यहाँ से अटैक करूंगा तो अमेरिका को पूरी की पूरी को अपनी जिद में लेके और अमेरिका को क्या कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। रूस से अगर मैं मिसाइल छोड़ूंगा तो वो अमेरिका तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो फिर अमेरिका पर आक्रमण कैसे होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि छोटे छोटे देशों को अपने हिस्से में लिया जाए या अपने संगठन में जोड़ा जाए। तीसरा कारण क्या था, सैनिक ठिकाने जहां से महाशक्तियां एक दूसरे की जासूसी कर सके। मतलब अब अमेरिका है, अमेरिका ने क्या कर लिया, पाकिस्तान को अपने गुट में मिला लिया। पाकिस्तान में अमेरिका की जासूस आ गए, और वहां से नजदीक था चीन, वहां से नजदीक था रूस, और उन देशों के अंदर क्या हो रहा है, इनकी सारी सूचनाएं इकट्ठी कर करके वो अमेरिका को देते थे। तो उस जमीन का अपने फायदे के लिए यूज करना। आर्थिक मदद, जिस गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने में मददगार हो सकते हैं, और अगर कोई बड़ी लड़ाई हो जाए जैसे दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उस तरीके से, तो फिर उस वक्त बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, और वो जो पैसा है वो छोटे देशों के द्वारा उपलब्ध करवाया जा सकता है। इस फायदे के लिए भी उन्होंने ऐसा किया। ये ऐसे कारण थे जो छोटे देशों को महाशक्तियों के लिए जरूरी बना देते थे। विचारधारा के कारण भी ये देश महत्वपूर्ण थे। मतलब कोई पूंजीवादी मानता था अपने आप को, कोई साम्यवादी मानता था। गुटों में शामिल देशों की निष्ठा से यह संकेत मिलता था कि महाशक्तियां विचारों का पारस्परिक युद्ध भी जीत रही है। गुट में शामिल हो रहे देशों के आधार पर वे सोच सकती थी कि उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवादी समाजवाद और साम्यवाद से कहीं बेहतर है, अथवा समाजवाद और साम्यवाद उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद की अपेक्षा बेहतर है। तो इसका मतलब ये छोटे देशों को क्यों शामिल करना चाहते थे, सीधी सी बात यह है, अपने सैनिक रखने के लिए, अपने हथियार रखने के लिए, उन जमीन में उत्पन्न होने वाला तेल और खनिज जो अपने फायदे के लिए काम लेने के लिए, और ये जो बहुत सारे जो देश हैं वो वहां अपनी उन देशों को अपने संगठन में मिलाते थे। तो यहाँ शायद आपको तीन चीजें समझ में आई होगी। तीन गुट बन गए, एक अमेरिका का गुट बन गया, एक रूस का गुट बन गया, और एक गुट निरपेक्ष। मतलब नए नए आजाद हुए देश है जिन्होंने अपना एक नया गुट बनाना भी शुरू किया, जो आगे पढ़ेंगे हमें, लेकिन शीत युद्ध के दायरे को पढ़ने के बाद में, और फिर गुट निरपेक्ष के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अगला जो पॉइंट है अपना वो क्या है, शीत युद्ध के दायरे। मतलब शीत युद्ध का क्षेत्र कौन कौन सा था, क्या था, क्या क्या समस्या आई वो 1945 से लेके 1991 के बीच में। तो अब देखते हैं हम शीत युद्ध का दायरा जो क्या था। देखिए शीत युद्ध के दौरान हम अनेक संकट सामने आए। क्यूबा के जिस मिसाइल संकट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो देखिए क्या क्या संकट आए थे, हम यहाँ पढ़ेंगे कि अनेक संकट सामने आए। क्यूबा के जिस मिसाइल संकट से हमने इस अध्याय की शुरुआत की थी, वह इनमें से एक था। एक तो वो क्यूबा वाली जो समस्या थी वो थी शीत युद्ध के दौरान खूनी लड़ाइयां भी हुई, लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है कि इन संकटों लड़ाइयों की परिणति तीसरे विश्व युद्ध के रूप में नहीं हुई। मतलब छोटी छोटी झड़प हुई थी। जैसे आप 1962 का भारत चीन युद्ध देख सकते हो, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध की बात कर सकते हो। ये खूनी लड़ाइयां थी, सेना मारी गई थी इसके अंदर। 1971 की लड़ाई है, लेकिन इन दो देशों के लड़ने की वजह से पूरी दुनिया ने लड़ाई नहीं करी थी। ठीक है, दोनों महाशक्तियां कोरिया, अब 1950 और 53 में कोरिया के बीच में लड़ाई हुई। बर्लिन की 1958 से 62 हुई। कांगो 1960 के दशक की शुरुआत में लड़ाई हुई, और कई अन्य जगहों पर सीधे मुठभेड़ की स्थिति में आ चुकी थी। मतलब आपस के अंदर। अब सीरिया वाले मामले को तो लेके ये था कि भारत, अमेरिका और रूस जब लड़ेंगे तो फिर पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। उनके पास बहुत बड़े बड़े बम तैयार कर लिए थे। तो संकट गहराता गया, क्योंकि दोनों देशों में से कोई भी पक्ष पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। जब हम शीत युद्ध के दायरों की बात करते हैं तो अपना आशय ऐसे क्षेत्रों से है जहां विरोधी खेमों में बटे देशों के बीच में संकट के अवसर आए।
मतलब हम उस क्षेत्रों को शीत युद्ध के दायरे का मतलब उस इलाके को पढ़ेंगे जो इलाका अमेरिका और रूस के बीच में बटा हुआ था और वहां उनके आपस के अंदर क्या हुई थी, लड़ाई हुई थी। लेकिन बातें एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ी। कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान कुछ क्षेत्रों में व्यापक जन हानि भी हुई, लेकिन विश्व परमाणु युद्ध से बचा रहा, क्योंकि पता था दूसरे विश्व युद्ध की तरह बहुत सारे लोग मारे जा सकते हैं। विमनस्य विश्वव्यापी नहीं हो पाया। कई बार ऐसे अवसर आए जब दोनों महाशक्तियों के बीच राजनयिक संवाद जारी नहीं रह पाया। मतलब कई बार तो ऐसा भी हालात उत्पन्न हो गई, बोलचाल भी बंद हो गई, और जब बोलचाल बंद हो जाती है ना, तब सुलह के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब मामला ज्यादा गहराता है। इससे दोनों के बीच में गलतफहमियां बढ़ी। ऐसे कई मौके आए जब शीत युद्ध संघर्षों और कुछ गहन संकटों को टालने में दोनों गुट से बाहर के देशों ने कारगर भूमिका निभाई। इस संदर्भ में गुट निरपेक्ष देशों की भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता। मतलब है जब दोनों देशों की लड़ाई हो रही थी तो कुछ जैसे भारत जैसे न्यूट्रल देश थे ना गुट निरपेक्ष आंदोलन के, तो उन्होंने उस लड़ाई होने से पूरी दुनिया को बचा लिया। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक जवाहरलाल नेहरू थे। अब आपको पता ही है जवाहरलाल नेहरू किस देश के थे, भारत के थे। नेहरू ने उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तरी और दक्षिणी कोरिया में उस वक्त लड़ाई हुई थी, 56 में 59 में लड़ाई हुई थी, तो उन दोनों की सुलह समझौता करवाने में नेहरू का बहुत बड़ा रोल था, मीडिएटर बन के गया था। कांगो संकट में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिवों ने प्रमुख मध्यस्थ की भूमिका निभाई। अब जब कांगो की लड़ाई हो गई थी, कांगो रूस का समर्थक देश था लेकिन अमेरिका का पड़ोसी था। रूस ने वहां मिसाइलें इकट्ठी कर दी तो बहुत मामला तनावपूर्ण हो गया था। तो यूएनओ के जो महासचिव थे उन्होंने इस बात को रफा दफा करवाया। यह बात उभरकर सामने आती है कि महाशक्तियों ने समझ लिया था कि युद्ध को हर हालात में टालना जरूरी है। देखो एक बात तो अमेरिका और रूस भी मान चुका था कि भले ही हम कितने बड़ी महाशक्ति होंगे लेकिन अगर हम लड़ाई करेंगे तो उसमें नुकसान हमारा भी है, ठीक है। इसी समझ के कारण दोनों महाशक्तियों ने संयम बरता और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जिम्मेवारी भरा बर्ताव किया। तो कहने का मतलब इनके आपसी लड़ाइयां होती रहती थी लेकिन इन्होंने तीसरे विश्व युद्ध की तरफ दुनिया को नहीं बढ़ाया। शीत युद्ध एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ सरकता गया और संयम का तरक्की काम कर रहा था। हालांकि शीत युद्ध के दौरान दोनों ही गठबंधनों के बीच प्रतिद्वंद्विता समाप्त नहीं हुई। अब 45 साल तक अमेरिका रूस की बात को ना कर देता, रूस अमेरिका की बात को ना कर देता। इस कारण एक दूसरे के प्रति शंका के हालात में दोनों गुट ने भरपूर हथियार जमा कर लिए। अब भाई इनको पता था कि यार हम बात नहीं मानेंगे तो अपनी सुरक्षा तो स्थायी होनी चाहिए, और उस सुरक्षा के चलते उन्होंने बहुत सारे क्या कर लिए, हथियार इकट्ठे कर दिए थे। लगातार युद्ध के लिए तैयारी करते रहे। हथियारों के बड़े जखीरे को युद्ध से बचे रहने के लिए जरूरी माना गया था। और इतने हथियारों की जरूरत क्यों थी? क्योंकि उनको पता था कि अगर हम हथियार नहीं बनाएंगे तो दूसरा देश अटैक कर देगा। दूसरे देश के मन में ये भय होना चाहिए कि हम भाई उस देश पर हथियार आक्रमण नहीं करेंगे क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। आज पाकिस्तान भारत से नहीं डरता क्या? पाकिस्तान को पता है कि अगर हमने थोड़ी बहुत भी खुराफाती कर दी तो क्या है, भारत डायरेक्ट अटैक करेगा तो पाकिस्तान कागज की तरह जल के राख हो जाएगा। दोनों देश लगातार इस बात को समझ रहे थे। समझ के बावजूद भी युद्ध हो सकता था। दोनों पक्षों में कोई भी दूसरे के हथियारों की संख्या को लेकर गलत अनुमान लगा सकता था। दोनों गुट एक दूसरे की मंशा को समझने में भूल कर सकते थे। अब देखिए इसके बावजूद भी लड़ाई तो हो सकती थी। भाई अमेरिका को क्या पता रूस के पास कितने हथियार थे, रूस को क्या पता अमेरिका ने कितने हथियार बना रखे। तो अगर उन्होंने ये सोच लिया कि चलो यार रूस पर आक्रमण कर देते हैं, उसके पास तो हथियार कम है, हमारे पास ज्यादा है, तो इस मामले को लेकर लड़ाइयां हो सकती थी, लेकिन उन्होंने लड़ाई करी नहीं। इसके अतिरिक्त सवाल यह भी था कि कोई परमाणु दुर्घटना हो गई तो क्या होगा। हिरोशिमा और नागासाकी का उदाहरण आज भी अपने सामने है। तो उस वक्त तो दुनिया बहुत ज्यादा डरी हुई थी। अगर गलती से कोई परमाणु हथियार चल जाए या कोई सैनिक शरारतन युद्ध शुरू करने के इरादे से कोई हथियार चला दे तो क्या होगा। बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम इतने हथियार बना के जो रख रहे हैं ना, तो उसका बहुत बड़ा क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अगर परमाणु हथियार के कारण कोई दुर्घटना हो जाए तो क्या होगा। ऐसी दुर्घटना के शिकार हुए देश के नेताओं को कैसे पता चलेगा कि यह शत्रु का षड्यंत्र नहीं अथवा दूसरी तरफ से कोई मिसाइल नहीं दागी गई, बल्कि यह महज एक दुर्घटना है। अब देखिए ज्यादा हथियार बना रहे, जैसे मान लीजिए भारत ने भी हथियार बना लिया, और भारत ने जो परमाणु बम बना रखा है वो खोज के हम जिस अधिकारी को हमने दे रखा है, उसकी गलती से अगर वो बम फट गया, भारत का ही बम भारत के ही अधिकारी द्वारा भारत में ही अगर फट जाता है तो नुकसान किसका होगा, भारत का ही नुकसान होगा। उसके लिए अगर हम चाइना को या पाकिस्तान को दोष दें तो ये गलत बात है। तो उन देशों को लगा कि यार हम इतने बड़े बड़े हथियार बना रहे हैं
अगर गलती से हमारे सैनिकों की गलती से ऐसा हो सकता है कि ये बम वगैरह फट जाएंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। एक बड़ा चैलेंज माना था उन्होंने। अब देखिए यहाँ ये 1945 से लेके 1990 तक की हम घटना पढ़ेंगे तो लड़ाई वाले जो कौन कौन से माहौल पड़े थे। 1947 में साम्यवाद के रोकने के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रेमैन का सिद्धांत है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था समाजवाद रुकना चाहिए, चीजों पर सारा हक उद्योगपतियों का होना चाहिए, ना कि सरकार का होना चाहिए, और उद्योगपति जितना कमाएंगे उतना प्राप्त करेंगे, क्योंकि अमेरिका पूंजीवाद का समर्थक है, रूस साम्यवाद का समर्थक है। तो वो इस दुनिया से साम्यवाद को खत्म करने के लिए ट्रेमन सिद्धांत लेके आया था। 1947 से 52 तक मार्शल प्लान, पश्चिमी यूरोप के पुनर्नागरण निर्माण में अमेरिका की सहायता। अब देखिए इंग्लैंड फ्रांस जैसे देश थे, ये 1945 का जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तब उस वक्त क्या हो गए थे, एकदम समाप्त से हो गए थे, बर्बाद हो गए थे। तो उन देशों को अमेरिका ने बहुत सहायता दी। अब अमेरिका ने उन देशों को सहायता दी तो इसका मतलब उन देशों का सीधा सा झुकाव अमेरिका की तरफ हो गया। उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि भाई रूस की तुलना में अमेरिका से हमें ज्यादा फायदा मिलता है। 48 से 49 सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी। अब रूस ने जर्मनी की क्या कर दी, घेराबंदी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, उसकी घेराबंदी। अमेरिका और उसके साथी देशों ने पश्चिमी बर्लिन के नागरिकों को जो आपूर्ति भेजी थी उसे सोवियत संघ ने अपने विमानों से उठा लिया। अब जर्मनी जब उस वक्त एकदम बर्बाद हो गया था तो जर्मनी को अमेरिका की तरफ से जो फायदा दिया जाता था, खाने पीने का सामान जो है, तो वो सारा का सारा रूस है अपने विमानों से उठा के ले गया। तो ये क्या होगी, एक लड़ाई करने वाली सी तो बात थी, लेकिन केवल इतनी छोटी बात पर पूरी दुनिया को नहीं मारा जा सकता, तीसरा युद्ध शुरू नहीं हुआ। हालांकि ये हम यूं कह सकते हैं कि अमेरिका के स्वाभिमान को सीधा चैलेंज किया था, किसने, रूस ने। 54 में 50 से 53 में कोरिया का युद्ध हुआ, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया का। 54 में वियतनाम के हाथों दायम बिफ्यून फू में फ्रांस की हार हुई, मतलब फ्रांस जैसे देश को वियतनाम ने हरा दिया। वियतनाम रूस का था, फ्रांस किसका था, अमेरिका का था। जेनेवा समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 17वीं समांतर रेखा द्वारा वियतनाम का विभाजन कर दिया और शिएटो का गठन किया गया। अब शिएटो दक्षिणी एशिया के देशों का एक संगठन था सैनिकों का। वो 1954-75 में वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप। वियतनाम पर इतने ज्यादा अमेरिका ने लंबे समय तक, समय पढ़ो कितना लिखा है, 54 से 75 तक, 21 साल तक लगातार अमेरिका जो है वियतनाम पर हमला करता रहा, क्योंकि वियतनाम किसका सदस्य था, रूस का। और अमेरिका वियतनाम पर हमला करके अपने खेमे में शामिल करने के लिए लगातार उसको दबाता रहा, लेकिन 21 साल तक वियतनामियों ने अपने संघर्ष को नहीं छोड़ा। 55 में क्या हुआ था, बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर। बाद में इसे सेंटो के नाम से जाना गया था, मतलब ये केंद्र का एक, केंद्रीय एशिया का एक संगठन बना था, सेंट्रल ईस्टर्न ये नॉर्थ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 56 में हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप हो गया। अब हंगरी देश यूरोप का था और वहां अमेरिका के मामले का था, लेकिन वहां सोवियत संघ जाके टांग अड़ा दी। क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित बे ऑफ पिग्स आक्रमण, ये क्यूबा विवाद अपने पढ़ाई है। बर्लिन दीवार खड़ी की गई। 1961 में जर्मनी को 2 भागों में बांट दिया, एक जर्मनी अमेरिका की कर दी, एक जर्मनी रूस की कर दी, बीच में दीवार खींच दी जिसको बर्लिन की दीवार। 1962 में क्यूबा का मिसाइल संकट, मतलब ये 61 और 62 वाली सेम घटना है। इसके बाद में 1965 में डोमिनिक रिपब्लिक में अमेरिकी हस्तक्षेप है। अब ये जो डोमिनिक रिपब्लिक जो था वो रूस का था, रूस में अमेरिका ने जानबूझ के हस्तक्षेप किया था। 68 में चेकोस्लोवाकिया में सोवियत हस्तक्षेप किया गया था। 72 में अमेरिका राष्ट्रपति निक्सन का चीन दौरा। अब देखिए ये चीन जो था वो रूस का समर्थन था, लेकिन 1969 में इनकी लड़ाई हो गई। अब चीन ने अपना रुझान किसकी तरफ कर लिया, अमेरिका की तरफ कर लिया। तो फिर अमेरिका का राष्ट्रपति चीन आया था। तो अपने गुट के सदस्य के घर किसी दुश्मन देश का राष्ट्रपति आए तो सीधी सी बात है रूस को तो इसकी जलन होनी थी, तो ये एक लड़ाई शुरू करने वाला सा माहौल था। 78 से 89 में कंबोडिया में वियतनाम का हस्तक्षेप था। 79 से 89 में अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप था। तो अफगानिस्तान अमेरिका का समर्थित देश था और वहां सोवियत संघ ने खुरापाती की थी। 85 में गोर्बाचोव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने, सुधार की प्रक्रिया आरंभ करी। अब 85 से 91 में ये माहौल थोड़ा सा ठीक हुआ। गोर्बाचोव नाम का एक बहुत अच्छा व्यक्ति जो है वो रूस का राष्ट्रपति बना और उसने समझाया लोगों को कि यार लड़ने से कोई फायदा नहीं है, हमें इस मामले में सुधार करना चाहिए, हमें विज्ञान से संबंधित विकास करना चाहिए, अफ्रीका की गरीब देश है उनको भोजन करवाना चाहिए, हथियार बनाने का कोई मतलब नहीं निकलता। 89 में क्या की, बर्लिन की दीवार गिरी। अब देखो 61 में जो जर्मनी को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, उस जर्मनी को वापस 89 के अंदर वो दीवार तोड़ के और एक कर दिया गया। पूरी यूरोप की सरकारों के विरुद्ध लोगों का प्रदर्शन हुआ। 90 में जर्मनी का एकीकरण हुआ और 91 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। रूस टूट गया और टूटने के बाद में रूस में इतनी हिम्मत नहीं बची
कि वो अमेरिका को आंख दिखा सके। दुनिया में एकमात्र देश था जिसकी दादागिरी बची अमेरिका की, और शीत युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है, तो इसके बारे में डिस्कशन हम अगले वीडियोज में करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत है। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।